हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे अपनी मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी 16 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है और आज अपने 17वीं क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाली वो करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है वो बता देती हूँ। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या है, मोस्टली काफी लोग ऐसे हैं जो कॉलेज में अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। उन लोगों का है भी हमें 2 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो साथ में कॉलेज चलता रहे और साथ में आरएस का कोर्स है। तो इसलिए पहल एकेडमी के द्वारा 16 अगस्त से 2 साल का प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आरएस फाउंडेशन कोर्स बोलो चाहे कुछ भी हो, आरएस मतलब जीरो से तैयारी स्टार्ट होगी। कुछ भी किसी को नहीं पता, आरएस का नाम ही नहीं पता, वहां से स्टार्ट करके और इंटरव्यू तक पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और इसकी 9:30 जो 16 अगस्त को सुबह 9:30 बजे क्लासेस अपने यहाँ स्टार्ट होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कम से कम फीस में ये कोर्स है और उस कम फीस में भी जो गर्ल स्टूडेंट है उनके लिए हमने 25% डिस्काउंट का रखा है। ठीक है, उन्हें अपनी फीस ऑफलाइन जो क्लासेस चलेगी उसमें 25% उनको छूट रहेगी। और ये क्लासेज है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी, ऑनलाइन भी चलेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अपने जो जानकार है अभी जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो तो ठीक है, जो अभी नहीं दे रहे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये आप बता सकते हो। और अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और बाकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो ऑफिस आके आप डिस्कशन कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, ये अपने फोन नंबर है, यहाँ से आप डिटेल में अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो अब चले क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपने पीछे मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लासेस देखी होगी, उसमें से आपने कितनी कितनी क्लास हुई है? 3 क्लासेस हुई है। और उन 3 क्लास में आपको आज जो क्वेश्चन करेंगे उनमें कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिलेगा कि आपने उस अगर क्वेश्चन किए हैं तो वहां से भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। लखनऊ अधिवेशन, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लखनऊ अधिवेशन 1916, पूर्ण लोकतंत्र, लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस लीग गठबंधन, कराची अधिवेशन 1931, पूर्ण स्वराज, फैजपुर अधिवेशन 1937। यहाँ मौलिक अधिकारों का अंगीकरण, इसमें कौन से सुमेलित है, सही सुमेलित अपने को करना है। सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन 1916 पे चलते हैं। लखनऊ अधिवेशन पिछली क्लास में अपने पढ़ा था तो आपको अच्छे से याद होगा। तो लखनऊ अधिवेशन 16 में क्या हुआ था, क्या बताया था मैंने, तो आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड में आना चाहिए ये बात कि पिछली क्लास में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप सोचो पिछली क्लास में लखनऊ अधिवेशन से संबंधित 2 बातें बताई गई थी। अगर वो 2 बातें याद है तो आपका तुरंत हो जाएगा। क्या थी वो 2 बातें? 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। पहली बात तो ये थी कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन होता है, दोनों एक साथ एक मंच पर आते हैं, वे अब साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करेंगे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी नरम दल और गरम दल एक हुए थे, इसमें वापस एक मंच पर आए थे, इनका भी गठबंधन हुआ था वापस। और ये अलग कब हुए थे? अब यहाँ करो तो यही क्वेश्चन को क्या है, ये क्वेश्चन देख लिया, इसका सही आंसर आपको हो सकता है एक बात से आपका सही यहाँ उत्तर मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन हल करके आगे नहीं बढ़ना है। आपको इसकी आसपास वाली सारी बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आई है, जरूरी थोड़ी ना है एग्जाम में यही आएगा, तो आपको अलग बातें हैं वो भी ध्यान में रखनी है। तो ये लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल गठबंधन कांग्रेस मुस्लिम लीग है, ये बात है। अब आपको दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि नरम दल गरम दल अलग कब हुए थे। तो अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1907 में एक होता है अधिवेशन, कहाँ होता है? सूरत में होता है, और उस सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है,
अब ये बात आपको यहाँ लखनऊ अधिवेशन 16 पढ़ते ही दिमाग में आनी चाहिए। तो इससे ये आपका क्लियर हो गया, क्या हुआ, ए का 2 हो गया। साथ में इसकी ये भी बता देती हूँ 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अपनी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ए का 2, ए का 2 देखो या तो यहाँ है या यहाँ है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये 2 तो नहीं है। अब 2 में ही देखना है। अब आप बी पर चलते हैं। बी क्या कह रहा है, लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें कोई खास बात हुई थी, तो पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था आपने। लाहौर अधिवेशन 1929 की मुख्य बात है पूर्ण स्वराज, बी का 3। तो उत्तर तो आपका ये प्राप्त हो गया, आंसर आपका बी मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है अपने ये नहीं करेंगे, ये भी पढ़ेंगे। अब लाहौर अधिवेशन 1929, पहली बात तो ये इसकी अध्यक्षता किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस का अधिवेशन है। सीधा क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 का है, यहाँ तो सन लिखे हुए हैं, कई बार सीधा पूछते हैं लाहौर अधिवेशन कब हुआ 1929, कराची वाला अधिवेशन 1931 में होता है। अब कराची अधिवेशन की बात है तो ये है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अंगीकरण, मौलिक अधिकारों का अंगीकरण होता है 1931 के कराची अधिवेशन, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, यहाँ लिख रही हूँ, कराची की अध्यक्षता की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसमें कराची अधिवेशन की 2 बातें, एक तो मौलिक अधिकारों का अंगीकरण होता है, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में अगर कहीं क्वेश्चन आएगा कराची का तो वो यही आएगा। इसमें एक बात है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो आगे अपने क्वेश्चन आएगा, उस गांधी इरविन समझौते को जो यहाँ कराची अधिवेशन में उस समझौते को लागू किया गया था, उस समझौते को यहाँ अनुमोदन मिला था। अब आता है अपना फैजपुर अधिवेशन 1937, तो एक ही बचा है पूर्ण लोकतंत्र। फैजपुर अधिवेशन 1937 में पूर्ण लोकतंत्र का प्रस्ताव पारित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस लीग गठबंधन, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज, कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों का अंगीकरण, फैजपुर अधिवेशन पूर्ण लोकतंत्र। क्लियर हुआ? ये सब बातें अब आप अपने नोट कर लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन के लिए बार बार रिवीजन करोगे तो ये साथ में आपको करते रहना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अब आचार्य नरेंद्र देव, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या एस ए डोंगे, अपने को पूछा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये एसोसिएशन कब की घटना है, किस लिए बना था। यहाँ चलो बता दिया, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने से, तो इसका मतलब ये क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित गतिविधि है। ठीक है, उसको पुनः नामकरण दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। ये क्या है, 1925 में सचिंद्र नाथ सान्याल की अध्यक्षता में, सचिंद्र नाथ सान्याल की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनता है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होते हैं। काफी सारे लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं, और बाद में 1928 ईस्वी में इसी संगठन का नाम बदलकर, चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित एक संगठन था, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है,
कैबिनेट मिशन में कौन शामिल था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन कब का है, थोड़ा बहुत आइडिया। तो कैबिनेट मिशन में कौन शामिल था? पहला तो अपने ये पूछा है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवल, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या अलेक्जेंडर वेवल, पैथिक लॉरेंस या अलेक्जेंडर, या सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस या वेवल। कैबिनेट मिशन क्या था? तो जब भारत में जब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चलती है, तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारतीयों को वह सुशासन देना होगा। इस संदर्भ में अलग अलग मिशन भेजे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, माउंटबेटन योजना आती है। तो ये कैबिनेट मिशन क्या हुआ? 1946 का है, 1946 में आता है। ठीक है, इस मिशन में 3 लोग शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये शामिल थे। पहली बात तो ये है, यहां तक था ये क्वेश्चन। तो अब इस कैबिनेट मिशन में क्या खास बातें हुई? यहाँ आए, यहाँ भारतीय प्रतिनिधि थे जो मेन थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू है, इन लोगों से इन्होंने बातचीत की और फिर अपने कुछ सुझाव दिए, कुछ प्रावधान थे वो लागू किए। तो क्या क्या थे? एक तो कैबिनेट मिशन ने बात की थी भारतीय संघ, भी भारत में एक संघ का निर्माण किया जाए, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ बने जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत के प्रतिनिधि चाहे तो वो प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं, और एक संघ बनेगा और उस संघ को कुछ मामले जैसे रक्षा हो गया, विदेश हो गया, वो सारे उस संघ में निहित होंगे। पहली बात है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कैबिनेट मिशन की, वो थी आपकी संविधान सभा। कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा के सदस्य है जो प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य है, वो नियुक्त करके भेजेंगे। और जब अपने पॉलिटी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब पढ़ते हैं संविधान सभा। तो अपने ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो मौजूदा संविधान सभा थी वो किसकी अनुशंसा पर, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन होता है। और किस आधार पर? मतलब वयस्क मताधिकार, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की बात की थी। क्यों अप्रत्यक्ष? अपने आप हो गया, कैसे कि प्रांतीय विधानमंडल है वो निर्वाचित करके भेजेंगे और संविधान सभा 389 सदस्यों की बनेगी। ये कैबिनेट मिशन में मुख्य बात है। इसके अलावा एक और बात थी, क्या बात है? कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनेगी, केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनेगी। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारतीयों को सत्ता नहीं सौंप दी जाती और संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक ये अंतरिम सरकार है केंद्र में, ये शासन का कार्य देखेगी। ठीक है, इस अंतरिम सरकार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य दल के सदस्य शामिल होंगे। ये थी कैबिनेट मिशन की 3 मुख्य बातें। और कौन कौन शामिल थे? पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ये इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? अगस्त प्रस्ताव था 1940। मैंने अभी बताया कि अगस्त प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, माउंटबेटन योजना, यही क्रम है इनका, ये हमेशा ध्यान में रखना। अगस्त प्रस्ताव आता है तो इसमें क्या मुख्य बात थी? भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी जाए, डोमिनियन स्टेट्स की मतलब डोमिनियन स्टेट्स यानी जो अंग्रेज जो सरकार चल रही है, औपनिवेशिक शासन है, उसी के अंतर्गत स्वशासन प्रदान कर दिया जाए, या प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाए, या केंद्र में प्रतिनिधि सरकार बना दी जाए। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 है, अगस्त नाम है तो अगस्त में आया था। जो तो उस टाइम वॉइस रहे थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो उन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। इसमें भी कुछ अन्य बातें थी कि जो 1940 है, अब ये कौन सा दौर चल रहा है? अब ये चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध वाला दौर चल रहा है। और मैंने पिछली क्लास में बताया 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उनसे बिना पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। तो ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है,
युद्ध के दौरान, तो कहा कि युद्ध के बाद एक सलाहकारी परिषद बना दी जाएगी, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से संविधान, और ये बात यहाँ स्वीकार भी की थी कि संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को है, संविधान सभा बनेगी। लेकिन संविधान सभा बनी कब है? 1946 के कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो इसकी मुख्य बात याद रखना है आपको, डोमिनियन स्टेट की बातें की थी। आगे देखते हैं। बंगाल में 1905 से 1908 के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में न केवल छात्राओं और स्त्रियों ने अपितु किसानों ने भी भाग लिया। दूसरा एक कथन है, कारण क्या है? यह आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति थे। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिलते हैं। एक कथन होगा, एक कारण होगा। कथन सही है क्या, पहले तो ये देखना होता है, फिर जो कारण दिया गया है वो उस कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। पहला कथन ए और कारण दोनों सही है, ए की सही स्पष्टीकरण आर है क्या? दूसरा ए और आर कारण आर है, जो दोनों ही सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं दे रहा। तीसरा कथन ए तो सही है पर आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु कारण आर सही है। आपको क्या लग रहा है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही देखो क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन हो रहा है। पिछले क्लास में पढ़ लिया, अपने को पता है 1905 में हो रहा है बंगाल विभाजन। तो उस दौरान स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला था, बिल्कुल चला था। उसमें न केवल छात्राओं और स्त्रियों ने भी तो किसानों ने भी भाग लिया था क्या? तो ये स्टेटमेंट आपका इस वजह से गलत हो रहा है कि किसानों ने भाग नहीं लिया था, किसानों ने भाग नहीं लिया था। बाकी सारा स्टेटमेंट आपका सही है। 1905-8 है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन है, छात्राओं महिलाओं ने भी भाग लिया, लेकिन किसानों ने भाग नहीं लिया था। इसका मतलब ये आपका जो है गलत हो गया। कारण बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन के विरोध आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति थी। अब आपका एक कथन एक गलत हो गया, इसका मतलब डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? एक किस वजह से गलत है, ये अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो सही हो जाता। ठीक है। वेवल योजना, वेवल योजना का ठोस परिणाम क्या था? वेवल योजना उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह करना, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय, शिमला सम्मेलन का बुलाया जाना और संविधान सभा का गठन। अब आपको पता होना चाहिए ये वेवल योजना क्या है। वेवल योजना लॉर्ड वेवल जो वाइसराय थे उन्हीं के नाम पर है। ठीक है। वेवल ने एक योजना दी थी, उस योजना पर विस्तृत चर्चा करने के लिए 25 जून 1945 को 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन करता है, उसे कहते हैं शिमला सम्मेलन। तो सही है, आंसर आपको मिल गया होगा। वेवल योजना का ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन। ठीक है। वेवल योजना थी कि 1945 में कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, एक होती थी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, जैसे अपने मंत्री परिषद होता है वैसे थी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, काउंसिल थी इसकी। ठीक है। इस कार्यकारिणी परिषद, वेवल ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो सारे सदस्य है वो भारतीय होंगे। पहली बात तो ये, गवर्नर जनरल और रक्षा वाले हैं उनको 2 व्यक्ति को छोड़कर बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। दूसरी शर्त ये लगा दी कि जो सदस्य भारतीय तो होंगे उसमें आधे हिंदू और आधे मुस्लिम होंगे, यानी अगर 10 सदस्य है तो 10 हिंदू 10 मुस्लिम। इसी पर चर्चा करने के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है और वेवल शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है। तो तब यहाँ क्या हुआ कि ये सम्मेलन असफल हो जाता है। असफल क्यों होता है कि जो ये शर्त थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिम, तो हुआ क्या कि कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को अपनी तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त किया, एक व्यक्ति हमारा ये होगा। ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस पर आपत्ति की कि जो सारे मुस्लिम सदस्य है वो मुस्लिम लीग से होंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग से होंगे, और इस बात को वेवल ने भी सपोर्ट किया था। इस वजह से ये शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो समझ आया वेवल योजना क्या थी? 1945 की योजना थी
उसमें भारतीयों के सामने वेवल ने एक प्रस्ताव रखा कि ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, उसमें सारे व्यक्ति है वो भारतीय होने चाहिए। आप यही कह रहे हो कि जो सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो कार्यकारिणी परिषद में सारे मेंबर है वो भारतीय होंगे, लेकिन शर्त ये कि आधे हिंदू आधे मुस्लिम होने चाहिए। और मुस्लिम में फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि सारे सदस्य लीग के होने चाहिए। इस कारण ये सम्मेलन असफल हो गया। तो ये शिमला सम्मेलन है, ये वेवल योजना का परिणाम था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदर्श आंदोलन से ग्रहण किया? होम रूल आंदोलन पढ़ा है, कब का आंदोलन है ये? होम रूल आंदोलन 1916 का है, 1916 का। अब ये होम रूल शब्द कहाँ से लिया गया था, किस देश? जैसे अपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं ना कि ये संविधान, भारत संविधान के इस भाग को इस देश से लिया गया। वैसे होम रूल आंदोलन में होम रूल शब्द कहाँ से लिया? आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर यहाँ पर नेताओं ने होम रूल आंदोलन चलाया था। ठीक है, पहली बात तो ये। आगे अब क्या थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, होम रूल आंदोलन की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो किसने चलाया? एक तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एक श्रीमती एनी बेसेंट, दो इनके मुख्य जो थे नेतृत्वकर्ता वो थे। ठीक है, अब इसकी एक बात याद रखने योग्य है, वो है कि 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पुन्ना में होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ की? पुन्ना में होम रूल लीग की। और एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना पहले लोकमान्य तिलक ने की थी या एनी बेसेंट ने? तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 16 को पुन्ना में होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। ठीक है, फिर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इन्होंने सुशासन की प्राप्ति के लिए भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1916, ध्यान में रखना है। आयरलैंड से प्रभावित थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कांग्रेस ने सन 1928 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। क्यों? साइमन कमीशन, ये जो आज की क्लास में जो पढ़ रहे हैं अपने, जो फैक्ट, जो एक एक कीवर्ड आप ध्यान में दोगे, हमने पढ़ा होम रूल आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, वेवल योजना, ये सारे आधुनिक भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाए साइमन कमीशन। अब वाला देखो, साइमन कमीशन पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने 1928 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। क्यों किया? इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया गया, इसमें मुस्लिम लीग का सदस्य था, अपने खुद के संविधान को निर्धारित करने की भारतवासियों की मांग को निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया, या अपने नियत समय से 1 साल पूर्व नियुक्त कर दिया गया। क्या वजह थी कि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया? तो इसकी मुख्य वजह थी 1928 में साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन आता है भारत में। भारत यहाँ 1919 का अधिनियम आता है, आपने पढ़ा होगा। 1900 अधिनियम में ये प्रावधान थे 1919 के कि 10 साल में भारत की शासन व्यवस्था कैसे चल रही है उसका मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी जाती है और 1928 में भारत आता है देखने के लिए कि भारत में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही, किस टाइप से चल रही है, उस हिसाब से हम आगे अपना सुधार कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कमीशन तो भारत आ गया, लेकिन इस कमीशन के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे। एक भी भारतीय को इस कमीशन में शामिल नहीं किया। इससे भारतीयों में ये आक्रोश था कि भारत की शासन व्यवस्था के बारे में जानने के लिए भारतीयों को योग्य नहीं माना गया है। इस वजह से उन्होंने इस कमीशन का बहिष्कार किया। और साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान ही आपने पढ़ा होगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। ठीक है, ये आया ध्यान में रखना आपको अभी तो कि कौन, क्या कारण था कि कांग्रेस का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थे। इस वजह से कांग्रेस में आक्रोश था और उन्होंने जगह जगह पर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन वापस जाओ कई नारे लगाए गए। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है।
वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया। यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पर विद्रोह किया? कलकत्ता में, मद्रास में, विशाखापट्टनम में या बम्बई में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ो जब मॉडर्न इंडिया, तो उसमें जो ये ध्यान में रखना, नौसेना का विद्रोह, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। तो नौसेना के नाविकों ने कहाँ पर विद्रोह किया? सबसे पहले तो 1946 में किया, ये ध्यान रखना है। विद्रोह किया था इन्होंने बम्बई में। क्यों किया था ये और ध्यान दे लो कि जो सैनिक थे उनके साथ जातीय व्यवहार अच्छा नहीं था, उनको खराब भोजन दिया जा रहा था, खराब भोजन। इस कारण सेना में तीव्र असंतोष था और उन्होंने जो बंबई में तलवार नाम की जहाज थी वहां से विद्रोह स्टार्ट किया। कौन से जहाज से? ये ध्यान में रखना, तलवार। और बंबई में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ने मध्यस्थता की, तब इनका विद्रोह शांत हुआ था। ठीक है, तो ये 1946 में हुआ था नौसेना का विद्रोह बंबई में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? कालक्रम बताना है अपने को। गदर पार्टी की स्थापना, चोरी चोरा घटना, खुदीराम बोस को फांसी या मालाबार में मोपला विद्रोह? सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका मतलब अपने को सारे का अगर पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है इससे क्वेश्चन को करने में। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी कब की घटना है? तो गदर पार्टी की स्थापना होती है अपने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल की अध्यक्षता में, लाला हरदयाल की अध्यक्षता में। पहली बात, चोरी चोरा घटना किससे संबंधित है? चोरी चोरा घटना, चोरी चोरा घटना पिछली क्लास में पढ़ा था, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, चोरी चोरा घटना, पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, इस वजह से कई पुलिस कर्मियों की आग में झुलसने से मौत हो जाती है और यह आंदोलन हिंसक हो जाता है। इस वजह से गांधी जी परेशान होकर उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी, पिछली क्लास में भी पढ़ा था। खुदीराम बोस को फांसी किस कांड से संबंधित है? ये 1908 की बात है। ये मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड, मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड। मालाबार में मोपला विद्रोह, ये 1921 की घटना है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके समकालीन मालाबार में एक मोपला विद्रोह हुआ था, ये 1921 के। अब आप इसको सुमेलित कर लेना। ठीक है, 1 नवंबर 13 गदर पार्टी, 28 तो सबसे पहली घटना देख लेते हैं, खुदीराम बोस को फांसी दी थी 1908 में। 3 नंबर सबसे पहले है, तो इन दोनों में से एक होगा। अब खुदीराम बोस के बाद दूसरी घटना कौन सी है? गदर पार्टी की, तो 3 के बाद 1 आएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1946 में मुस्लिम लीग की परिषद ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगला, इसका कारण क्या था? मुस्लिम लीग 1946 में बनी जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें शामिल हुए थे, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की इसकी जरूरत नहीं है। अभी भी बताया कि अंतरिम सरकार बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत। और अब अपने को स्टेटमेंट 1 देखना है कि मुस्लिम लीग की परिषद ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया था या नहीं। तो नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? किसमें? पाकिस्तान जो की उनकी मांग थी, ये पूरी तरह से कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दी थी और इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। इस वजह से ये आपका उत्तर हो जाएगा डी। क्या कि कथन ए है वो आपका गलत है, आर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1939 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र के तुरंत बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। पढ़ते ही समझ आ रहा है? याद आया कुछ? तो ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र देती है और त्याग पत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। बिल्कुल मनाया था। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया और इसमें शामिल हुए। भीमराव अंबेडकर ने क्या इसका समर्थन किया था? क्या इसमें शामिल हुए थे? तो बिल्कुल शामिल हुए थे। तो ये आपका ए स्टेटमेंट, ए है जो ऑप्शन वो सही होगा
कि ए और आर दोनों ही सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित करने वाले भी आएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। लाला हरदयाल हरनाम सिंह टूडीलाल बाबा सोहन सिंह भाकना का संबंध किससे था? अब ये क्लास आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझ आ गया। सारे नाम नहीं पता होगा, दो एक नाम तो पता है इसमें। कौन सा नाम पता है आपको? लाला हरदयाल का। और अभी भी बताया क्या था, लाला हरदयाल ने क्या किया था? 1 नवंबर 1913 को गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। गद्दर पार्टी की स्थापना की, इसका मतलब गद्दर आंदोलन से इन लोगों का संबंध है। तो लाला हरदयाल हरनाम सिंह टूडीलाल बाबा सोहन सिंह भाकना का संबंध गद्दर आंदोलन से था। 1913 में कहां पर हुआ था गद्दर आंदोलन? अमेरिका में हुआ था। कौन से शहर में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। गद्दर नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल प्रकाशित हुआ था। और सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल और हरनाम सिंह टूडीलाल इससे संबंधित थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल में आपको करना है इसका। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए? अब क्वेश्चन में तो एक पार्ट पूछ लिया कि शोषित यानी दलित वर्ग को कितने स्थान दिए, लेकिन आपको डिटेल में आपको पता होना चाहिए जो कम्युनल अवार्ड, जो सांप्रदायिक पंचायत था और पूना पैक्ट था, वो क्या था, कब की घटना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें जो शोषित वर्ग है उनको कितने स्थान दिए। कर्म से कम्युनल अवार्ड में 74 और पूना में 79, या फिर 71 147, या 78 80, या 78 और 69। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले तो ये याद यहां से ये कर लो जो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कि कम्युनल अवार्ड में 71 स्थान रिजर्व किए गए थे और पूना पैक्ट में 147। अब ये कब की घटना है, कैसी है, तो याद करो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। और इस पंचायत की जो मूल बात थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने हिंदुओं और दलित वर्गों को अलग अलग परिभाषित कर दिया। हिंदू अलग है, दलित है वो अलग है, हिंदुओं से अलग किया। तो ये एक तरीके से जैसे हिंदू मुस्लिम अलग है, उसी तरह से हिंदुओं से दलितों को अलग किया और उन्हें 71 स्थान जो है वो उनके लिए रिजर्व कर दिए। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत का महात्मा गांधी ने तीव्र विरोध किया और उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब 26 सितंबर 1932 को पूना में भीमराव अंबेडकर और जेकर की मध्यस्थता से आपका पूना पैक्ट होता है। ठीक है, पूना पैक्ट होता है और इसमें ये बात मानी जाती है कि ठीक है दलित वर्ग है उनको हिंदुओं से अलग नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हें स्थान देना है तो हिंदुओं के लिए जो सीट है उन्हीं में से दलितों को सीट दे दी जाए। ठीक है, तो इसमें से 147 सीट यहाँ दलितों को प्रदान की गई थी। ये आपका मोटा मोटा है। अब इससे जो अपने क्वेश्चन करे इसमें से देखो, पूरी तो मैं समझा नहीं सकती, पूरा विस्तार से करवाऊंगी तो ये क्लास क्या है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आप ही ज्यादा बोर होने लग जाओगे कि 30 क्वेश्चन है उनको करने के लिए इतना है, तो ज्यादा बता नहीं सकती। इसको लिए आप आराम से इसको जो मैं टॉपिक बता रही हूँ आपको, जैसे कम्युनल अवार्ड हो गया, पूना पैक्ट हो गया, उनको आप अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगली घटनाओं पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन, बॉम्बे प्लान, वेवल प्लान, माउंटबेटन प्लान। अब तक तो याद हो गया होगा, फटाफट कर लेते हैं इसको। कैबिनेट मिशन 46, बॉम्बे प्लान नया है लेकिन याद कर लो 1944, वेवल 1945, माउंटबेटन प्लान 1947। अब आप इसको सुमेलित करोगे, आपको पता है उसके बावजूद गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ लिख दिया है मैंने, ध्यान से देख के बताना क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
ये इस वजह से मैंने ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि एक क्वेश्चन अगर 5 आधुनिक भारत के आ रहे तो एक क्वेश्चन इस हिसाब से पिछले 4-5 साल का अपन देखें तो आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए मुख्य मुख्य घटनाओं का जो सही कालक्रम क्या है। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करते हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त है 1940, पहले आता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, फिर अक्टूबर में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है 1940 में। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन होता है मार्च 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन होता है आपका अगस्त 1942 में। सारी घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। पहले अगस्त प्रस्ताव करते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं तब हम, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है, एक मुख्य घटना जो मैंने पिछली बार अच्छे से करवाई थी। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। ठीक है, और फिर अपने क्रिप्स मिशन पढ़ते हैं और फिर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं। तो ये घटनाक्रम आपको समझ में आ गया? कैसे होगा इसका क्रम? फिर सोचो कैसे क्रम होगा इसका? 4 3 1 2 यही होगा ना। अब इसमें देख लो 4 3 1 2 क्या है, ये रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ क्या 40 और 42 में 2-4 घटनाएं दे दी, तो अपने को इनकी कौन से मंथ की घटना है वो भी आपको पता होना चाहिए, तब इनको सही सुमेलित कर पाएंगे। वरना अगस्त प्रस्ताव देखते 40 तो सबको याद आ गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी तो 1940 है, पहले अगस्त हुई थी या व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये बात ऐसे ध्यान में रखनी है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। सांप्रदायिक पंचाट का संबंध गोलमेज सम्मेलन से है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 है, 1 3 4 या 1 2 4 या 2 3 4? ये स्टेटमेंट गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से लेकर 1932 तक। 3 सम्मेलन होते हैं लंदन में, ताकि भारत में जो है उन समस्या या जो भी है उनके संबंध में ठीक से विचार विमर्श किया जा सके, और भारत में जो सुधार है तो एक सही अधिनियम लाया जा सके। सांप्रदायिक पंचाट अभी भी पढ़ा हमने 1932 के। इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के दौरान, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। अब पहला तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। 3 गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, ये ध्यान में रखना है। और कितने सम्मेलन हुए थे? टोटल 3 हुए थे। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, ये सही नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद नहीं होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है तब कांग्रेस ने बहिष्कार किया। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में होता है। तब कहा था गांधी इरविन समझौते के बाद में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो बाद नहीं, ये पहले होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सांप्रदायिक पंचाट का संबंध गोलमेज सम्मेलन से बिल्कुल संबंध है। तो कौन कौन से सही हो गए? 1 2 और 4, एक ही गलत हुआ तीसरा, और उसमें भी अगर पहले लिख देते तो सही हो जाता। तो अपना सही उत्तर क्या है? 1 2 4। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बंगाल विभाजन होता है 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन वाला दिन था। उस दिन भारतीयों ने अलग अलग दिवस के रूप में इसे मनाया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे किस रूप में मनाने का सुझाव दिया था, ये पूछ रहे हैं। एकता दिवस, रक्षाबंधन दिवस, काला दिवस या भाईचारा दिवस? तो ये ध्यान में रखना है, रक्षाबंधन दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। हिंदू मुस्लिम ने आपस में राखी बांधी थी, सभी लोगों ने राखी बांध करके इस बंगाल विभाजन दिवस को मतलब इसका विरोध किया था। ठीक है, कब? 16 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। इनमें से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है? अब होम रूल आंदोलन मैंने इतना बता दिया कि मुझे नहीं लग रहा आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भी। एनी बेसेंट संबंधित थे, बिल्कुल। एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने तो नेतृत्व किया था।
तो ये दो तो पक्के हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। तो मोहम्मद अली जिन्ना होम रूल आंदोलन से संबंधित थे, वो एनी बेसेंट के आंदोलन के सपोर्टर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। ठीक है। कतरी लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया। कारण आर लोकमान्य तिलक की मान्यता थी कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु कदम उठाना चाहिए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है या ये सेम रहते हैं ऑप्शन। इस पे यहाँ पे एक बार आप ढंग से कर लो तो आपको पता चलेगा कि ए में ये लिखा है, बी में ये, सी में ये, डी, ये सब पे आप 1-2 मतलब 10-20 क्वेश्चन इस टाइप के करोगे, आपको आइडिया आ जाएगा। सेम पैटर्न इनका रहता है। हाँ, पढ़ जरूर लेना, कई बार चेंज भी कर दे तो, है ना। अब अपने को देखना है ए और आर दोनों सही है या गलत। तो ये मैंने पढ़ाया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। किससे संबंधित था एज ऑफ कंसेंट बिल? बाल विवाह से संबंधित था, और बाल विवाह को रोकने तो कुछ एक एज डिसाइड की थी इस एक्ट के तहत, लेकिन तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था। क्यों किया था? कारण स्पष्ट है कि उनकी मानना था कि सरकार की बजाय समाज को सामाजिक बुराई उन्मूलन हेतु कदम उठाना चाहिए। तो दोनों सही है, और आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि इस वजह से इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया? ये लिखा है, बाकी कर चुके हैं अपने। कराची अधिवेशन कब होता है? कराची अधिवेशन 1931 में। अध्यक्षता किसने की? सोच लेना आप। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आशफली, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर स्टो, उपरोक्त में से किसने INA कैदियों के पक्ष में लाल किले में चलने वाले मुकदमे में पैरवी की थी? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आशफली, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर स्टो। INA आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर भारत में मुकदमा चलता है, तो उस मुकदमे की पैरवी हेतु कौन कौन थे जिन्होंने वकालत की थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चारों ही व्यक्ति थे, आशफली, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर स्टो। याद कर लेना इन चारों को। INA कैदियों के पक्ष में लाल किले में चलने वाले मुकदमे में पैरवी आशफली, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर स्टो चारों ने उन जो INA सैनिक थे उनके पक्ष में वकालत की थी। इस कारण से उनके मुकदमे में जो 3 व्यक्ति थे उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, उनको माफ किया गया था। ठीक है। किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की मतलब जो पदवी से भी घोषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल है, उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कौन से सत्याग्रह में? खेड़ा नमक व्यक्तिगत सत्याग्रह या बारदौली सत्याग्रह? तो बारदौली सत्याग्रह थे। बारदौली सत्याग्रह लगान बढ़ा दिया गया था, जिससे किसानों ने बढ़ी हुई लगान को देने से मना कर दिया था, और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तब क्या किया? एक ब्रूमफील्ड आयोग बनता है, ब्रूमफील्ड, और उसने क्या बढ़ी हुई लगान को कम करके 6.5% कर दी थी। तो यही है मतलब बारदौली के किसानों का विद्रोह था। तब बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, ध्यान में रखना है इसको। जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन है ये। जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, तब कलकत्ता में CR दास की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया। यह प्रस्ताव विशेष सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। कौन सा सही है? या दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? केवल एक कथन सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना 1 और ना ही 2 सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो डी आपका सही आंसर होगा। गलत क्यों है? कि CR दास अध्यक्षता नहीं की थी, कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। पहली बात तो ये सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हुआ था। CR दास है जो यहाँ लिखा है, और चित्तरंजन दास, CR दास का नाम चित्तरंजन दास है,
और अन्य लोगों ने इनका मतलब खिलाफत की थी। और आगे जाके 1920 में दिसंबर में नागपुर सत्र आयोजित होता है, नागपुर सत्र होता है, उसमें ये सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, इन लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक है, तो किस वजह से गलत है समझ आया, ये ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए जीवन यापन और कार्य की बेहतर स्थिति उपलब्ध करवाना था। 1911 में, सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के जाना नहीं, क्वेश्चन में जो जो फैक्ट दिए वो याद करना है, कैसे भी घुमा के दे सकते हैं। पहला फैक्ट 1911, दूसरा सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है 1911 में, किस मकसद से, आम जनता के लिए जीवन यापन, काम की बेहतर स्थिति उपलब्ध कराना। संस्थापक कौन था ये पूछा है, जी की गोखले, एम जी रानाडे, एन एम जोशी और श्रीनिवास शास्त्री। तो एन एम जोशी थे, वो इसके संस्थापक थे। तो ये याद सारा याद करना, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक एन एम जोशी थे, जिसकी स्थापना 1911 में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में किस एक की स्थापना इल्बर्ट बिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। कौन सी संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या जातीय सभा। पहली बात, इल्बर्ट बिल का नाम सुना है, जिन्होंने हिस्ट्री बैकग्राउंड है जिनका, उन्होंने तो काफी सुन रखा होगा, उनको तो लिए तो ये नई बात है नहीं। हाँ, जिनकी हिस्ट्री नहीं है उनके लिए थोड़ी सी ये क्लास थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है, किसी कोई लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री इतनी समझ नहीं आती है, लेकिन आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करिए, बार बार कीजिए और आराम से इन्हीं क्वेश्चन में से, जरूरी मैं ये नहीं कह रही सेम टू सेम ये आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको बार बार कीजिए तो आपको एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा। इल्बर्ट बिल आंदोलन होता है 1882-83 में। ठीक है, रिपन के काल की घटना है। इसके परिणाम स्वरूप एक संस्था बनती है, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस है, उन्हीं का इंडियन एसोसिएशन है, उन्हीं का आगे विस्तार रूप ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में किसे बंग विभाजन के निरस्त करने के लिए श्रमण किया जाता है। बंगाल विभाजन हुआ किसकी काल की घटना है, कब की घटना है, 1905 की। किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में। लेकिन ये 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था। क्यों, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसका तीव्र विरोध हुआ था देश में, इस वजह से इसको निरस्त करना पड़ा। जब निरस्त किया 1911 में, तब वॉयसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, मिंटो थे, या लॉर्ड हार्डिंग थे, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो लॉर्ड हार्डिंग थे। और लॉर्ड हार्डिंग की एक बात बताई थी मैंने, एक केस बताया था, वो याद होगा शायद आपको, नहीं याद तो अब नहीं बताऊंगी, आप ये क्वेश्चन करो तब ये बात दिमाग में रखना, किससे संबंधित कोई केस था, कुछ घटना हुई थी, वो क्या थी, पिछली क्लास में बताई थी, वो आप याद रखना। अगर आपने नोट्स लिखे हुए हैं आपके, तब तो आपको तुरंत याद हो जाएगी, नहीं लिखा तो वापस क्लास में जाके देखना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन युवा महिला नेता अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बने, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आशफली या कल्पना दत्त जोशी। तो अरुणा आशफली है जो अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बने। सरोजनी नायडू के बारे में क्या बताया था, सुचेता कृपलानी, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना, सोचना इसका। ठीक है, तो अरुणा आशफली इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका हिस्ट्री नहीं पढ़ा है उनको भी ये पता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। कब का है ये, 1908, 1912, 1918 या 1916। तो ये घटना आपकी है 1916। 1916 में और क्या मुख्य बात बताई, आज ही लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 की घटना है। असहयोग आंदोलन की पूर्व की घटना है। उसकी जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम क्या था, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिथगो कमीशन। साइमन कमीशन तो नहीं है, अभी अभी पढ़ा 1928 की है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमीशन बनाया जाता है और हंटर कमीशन ने अपनी सिफारिश दी, उसके तहत जो जनरल डायर थे जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, उन्हें
सर्विस से मुक्त किया, लेकिन उनको दोषी नहीं ठहराया गया और केवल आर्थिक दंड का जुर्माना, आर्थिक दंड उन पर लगाया गया। इससे भारतीयों में तीव्र असंतोष व्याप्त हुआ। भारत में भी एक समिति बनाई गई थी और ये एक ऐसा युग आंदोलन जो 1919 से 1922 तक चला था, उसकी घटना का जो होता है तत्कालीन कारण वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन जो क्वेश्चन में करवा रही हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो 30 क्वेश्चन है, उस मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ 30 क्वेश्चन करवा दूं, उस क्वेश्चन के आसपास का मैं कोशिश करती हूँ सारा मैटर आपको, जो सारे फैक्ट है वो बताऊं, ताकि आपको रिवीजन में मदद कर सके, थोड़ा सा भी आपको फायदा पहुंचे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आप इनको बार बार देखिए, पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज ये शेयर जरूर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। पिछली क्लासेस के क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए। आगे नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।